को चीज बता देना चाहता हूँ कि जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब वो राजा रानी के पेट से पैदा नहीं बल्कि इस बैलेट बाग से पैदा होगा। रोड पर चलने वाला भी राजा बनेगा, राज करने वाला भी रोड पर चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। साथियों, ये सिलसिला जारी रहा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिमाग में आया, मुझे भी चुनाव लड़कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चलना चाहिए और इन गरीबों तक की वकालत करना चाहिए। साथियों, रिपब्लिकन पार्टी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुनाव लड़े और उन्हें चुनाव जब देखे, इस देश के चंद चलाक लोगों, कांग्रेस कंपनी, ये भाजपा जो बनी है ये भी कांग्रेस से बाहर नहीं है, दोनों एक हैं। और साथियों, जब इन लोगों के दिमाग में आया कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चलेंगे, तो कहीं न कहीं हम लोगों का पोल और कलई खुल जाएगा, आजीवन हम लोग सत्ता विहीन हो जाएंगे। तो इन लोगों साथियों ने रणनीति बनाए और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पीए नारायण कजरोलकर को साथियों करोड़ों रुपया देकर और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 15,000 कुछ वोटों से चुनाव हराने का अगर काम किया तो कांग्रेस कंपनी और भाजपा ने किया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुनाव हार गए। इनकी आंखों में आंसू आया कि आज हमारे करोड़ों दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोगों का भला कौन करेगा, इनकी वकालत कौन करेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बड़े दुख मन से कलकत्ता गए और कलकत्ता जाने के बाद अपने 20-25 बुद्धिजीवी साथियों के साथ बैठकर वार्ता मंथन, पीड़ा, समाज की पीड़ा, अल्पसंख्यक की पीड़ा कह रहे थे। साथियों, उसी में खली खुर्जमा साहब बैठे थे। साथियों, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की योग्यता, प्रतिभा, क्वालिटी को देखे तो लगा कि इतने बड़े विद्वान आदमी को उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाना चाहिए। खली खुर्जमा साहब ने खड़ा होकर कहे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जैसे योग्य व्यक्ति को मैं उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचाऊंगा और मैं अपने आज ही इस पद से इस्तीफा देकर और आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम करूंगा। और साथियों, धन्य हो खली खुर्जमा साहब, धन्य है मेरे मुसलमान साथियों, उन्होंने साथियों इस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई पहुंचाया तो खली खुर्जमा साहब पहुंचाने का काम किया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचे। साथियों, जिस सीट से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुनाव जीते थे, उस सीट को पाकिस्तान में भेजने का काम अगर कोई किया तो कांग्रेस कंपनी और भाजपा ने किया। साथियों, और साथियों, जब वो पाकिस्तान में गया, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दिलो दिमाग में बात आई कि मैं पाकिस्तान में जाकर किस गरीब, किस दलित, किस बैकवर्ड, किस ओबीसी, किस माइनॉरिटी की बात करूंगा। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बड़े दुखित हुए, जो कि एक नियम था कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो नियम था कि जिस पर 50% हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में रहेगा, जिस पर 50% मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में रहेगा। जिस पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुनाव जीते थे, 52 से लेकर 57% हिंदू थे। इसके बाद भी उस सीट को पाकिस्तान में भेजा गया। बाबा साहब बड़े दुखित मन से लाहौर गए और लाहौर जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लंदन निकले और लंदन जाने के बाद उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री से आप बीती बताने का काम किए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री तुरंत इस पर टेकअप लिए और इस कांग्रेस कंपनी को खबर भिजवाए कि जब तक के लिए तुम लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं लाते हो, तब तक के लिए हम लोग देश को आजाद नहीं होने देंगे। कांग्रेस कंपनी की मजबूरी होती है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बारिस्टर जयकर पूना की सीट खाली करा के और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लाया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाते हैं और इन्हें इस देश का प्रथम कानून मंत्री बनाकर और साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सम्मान किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब इस देश के प्रथम कानून मंत्री बनते हैं, इनके सामने हिंदू कोड बिल का प्रारूप आता है, जो हमारी माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बढ़िया साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। साथियों, इस पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधवा होने के बाद शादी करने का अधिकार नहीं था। इस सब पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 17 सितंबर को जोरदार उस गए और उस संसद भवन में बोले। 20 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदू वादी जो व्यवस्थाएं चल रही थी, सीता और राम पर जाकर भाषण दिए। और साथियों, इस कांग्रेस कंपनी को ये बात नागवार लगी और कहीं न कहीं इस हिंदू कोड बिल को आधा अधूरा पास करने का काम किए, जिस पर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत नाराजगी हुई और उन्होंने जाकर अपने इस मंत्रालय से इस्तीफा दे दिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस्तीफा मंजूर करने से पहले कांग्रेस कंपनी ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूरी भूरी प्रशंसा की कि धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप हमारे मंत्रिमंडल के अनुमोदक रहे, आप भारतवर्ष के संविधान के निर्माता रहे, आप हिंदू कोड बिल के प्रथम शिल्पकार रहे, आप एशिया के नंबर 1 के विद्वान रहे। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इस्तीफा 27 सितंबर 1951 को मंजूर कर लिया गया। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बड़े दुखित मन से बाहर हुए
और इनका तबीयत खराब चल रहा था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर का परिवार स्वर्गवास इंतकाल देहांत हो गया। इनके जाने के बाद हमारा मोमेंट और मिशन 30 वर्ष पीछे चला गया। 1962-63 में डीआरडीओ अनुसंधान उस पूना के विस्फोटक फैक्ट्री में मानव सिंह कांसीराम साहब हम लोगों के बीच में थे। साथियों, उसमें दीना भाना साहब एक व्यक्ति थे जो कर्मचारी थे, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे। कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर तथागत बुद्ध भगवान का जन्मदिन को हर साल मनाया करते थे। हर साल के भांति उस साल भी मनाने का काम किया, लेकिन उसमें का जो हेड अधिकारी था वो समांतवादी विचारधारा का था, ब्राह्मणवादी विचारधारा से उसकी मानसिकता जुड़ी हुई थी, उस समाज से बिलोंग करता था। कहीं ना कहीं दोनों छुट्टियों को काट कर दूसरे त्योहारों में कन्वर्ट कर दिया था, जिस पर दीना भाना साहब इस बात को कहे उन्हें चेंबर से बाहर करने का काम किया। दीना भाना साहब को ये बात बहुत नागवार लगी और दुखित मन से बाहर हुए। उनके दिलो दिमाग में आया कि दूसरे नंबर के अधिकारी अपने समाज के मानव सिंह कांसीराम साहब हैं, कहीं न कहीं मैं चलकर इन महापुरुषों की पीड़ा और अपनी पीड़ा उनसे कहने का काम करूं। और जाकर उन्होंने साथियों इस पीड़ा को जब कहे, मानव सिंह कांसीराम साहब इस चीज को हल्का में लिए कि चलो सीनियरिटी जूनियरिटी की फर्क है, अधिकारी है, हमारी बात तो मान ही जाएगा। और मानव सिंह कांसीराम साहब बड़े जज्बा जुनून के साथ उसके यहाँ गए, लेकिन उसको तो मानसिकता में भरा हुआ था। मानव सिंह कांसीराम साहब के साथ वही सलूक किया और कहा कि बाहर हो जाइए। मानव सिंह कांसीराम साहब अड़ गए, उससे नोक-झोंक हुई, कुछ बातें आगे बढ़ी। मानव सिंह कांसीराम साहब वहां से बाहर निकले और कहे दीना भाना साहब से कि बताओ बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर थे कौन। दीना भाना साहब बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की लिखी हुई किताब एलिएशन ऑफ कास्ट दिए और मानव सिंह कांसीराम साहब उस किताब को 18 बार अध्ययन किए। 18 बार अध्ययन करने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गया। धन्य बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर आप वही जो 18 मार्च 1956 को आगरा के भाषण में आपने कहा था, जय मेरे दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोग, आए मेरे स्वर्ण समाज के गरीब भाइयों, आज फटे कपड़ा नंगे आप लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई धोखा दिया तो अपने पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया। डॉक्टर आईएएस पीसीएस तमाम बने, टीबी और बीबी में रह गए, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किए। धन्य बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर आप वही हैं जो इस मूवमेंट और मिशन को चलाने के लिए न तो अपने लड़के को कफन तक दे पाए, न अपने वाइफ हम लोगों की माता रामू जी की दवा तक करा पाए। मानव सिंह कांसीराम साहब उसी दिन से ये शपथ ग्रहण लिए कि इस मूवमेंट और मिशन को चलाने के लिए आजीवन शादी नहीं करूंगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा, घर परिवार में नहीं जाऊंगा, रिलेशन में नहीं जाऊंगा। और मानव सिंह कांसीराम साहब ने इस मूवमेंट और मिशन को चलाने के लिए इतना तेजी से चले कि साथियों जब उन्होंने देख लिया कि हमारा और मूवमेंट और मिशन तेजी से चल पड़ा है, तो उन्होंने साथियों सबसे पहले 6 दिसंबर 1978 को बाम सेब का गठन किया और कहे कि मेरे बाम सेब सहयोगी साथी, आप लोगों को 3 साल में 1 लाख बाम सेब सहयोगी साथियों को जोड़ना है। लेकिन वो धन्य है मेरे बाम सेब सहयोगी साथी, आप लोगों ने 3 साल में 3 लाख जोड़कर एक इतिहास कायम किए और मानव सिंह कांसीराम साहब फूले नहीं समा पाए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी खुशी में 6 दिसंबर 1981 को डीएस फॉर दलित शोषित संघर्ष समाज समिति बनाने का काम किए। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किए और तेजी से चले। उन्हें सफलता तब मिली भारतवर्ष के सबसे बड़े इस उत्तर प्रदेश में इस दलित की बेटी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को 3 जून 1995 को पहली बार मुख्यमंत्री बना के वो इतिहास के पन्नों में लिखवाने का अगर कोई काम किया तो मानव सिंह कांसीराम साहब ने जब बनाया, मान्या बहन जी ने मानव सिंह कांसीराम साहब के बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार इस सरकार को चलाई और पूरे भारतवर्ष में आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नाम से लोगों ने लोहा माना और पूरे एशिया में मान्या बहन जी का महिलाओं में 8वां स्थान किसी को प्राप्त हुआ तो मान्या बहन जी को हुआ। तो साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 21 मार्च 1997 को मान्या बहन जी पुनः मुख्यमंत्री बनती हैं। 3 मई 2002 को मान्या बहन जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं। मानव सिंह कांसीराम साहब साथियों अपने कार्यकाल में ये सब देखे, अब उन्हें लगा कि मान्या बहन जी परिपक्व हो चुकी हैं, हम नहीं भी रहेंगे तो जैसे बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर इस दुनिया में नहीं रहे, मूवमेंट मिशन 30 वर्ष पीछे चला गया, तो मैं ये नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं एक ऐसा उत्तराधिकारी घोषित करके यहाँ से जाऊंगा कि हमारे नहीं भी रहने के बाद ये मूवमेंट मिशन पर कोई फर्क न पड़े। और मानव सिंह कांसीराम साहब ने साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 15 सितंबर 2001 को लखनऊ के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा किए और उस सभा में मान्या बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए और बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट मिशन उनके कंधों पर रखने का काम किए। और साथियों उसी दिन से मान्या बहन जी और मानव सिंह कांसीराम साहब 2 दिशा में होकर इस मूवमेंट और मिशन को और तेजी से चलाने का काम किए। साथियों दुखद घटना हम लोगों के लिए तब हुई
मानव श्री कांशीराम साहब भीमाराव जनसभा को संबोधित करके उस नरसा एक्सप्रेस से वापस आ रहे थे। साथियों, हम लोगों का वो दिन था 15 दिसंबर 2003 का। और मानव श्री कांशीराम साहब को जब मानिया बहन जी इस चीज को सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और मानिया बहन जी कहे कि आज हमारे मसीहा हमारे बीच में नहीं है, अपनी पीड़ा, समाज की पीड़ा मैं किससे कहने जाऊंगी। और मानिया बहन जी उन्हें वहां से लेकर उस पतरा हॉस्पिटल में दिल्ली में ले जाकर ट्रीटमेंट कराने लगी। साथियों, वहां भी मानिया बहन जी को घेरने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह की उस समय सरकार थी, उनके भाई और उनके माताजी को चढ़ाया गया कि मानव श्री कांशीराम साहब को तो मानिया बहन जी अपने कब्जे में ले रखी हैं, जो कि हाई कोर्ट में दाखिल उनकी माताजी की और हाई कोर्ट का एक कर्मचारी अधिकारी गया और जाने के बाद मानव श्री कांशीराम साहब की इच्छा की जानकारी लिए। इच्छा में मानव श्री कांशीराम साहब ने कहे कि अगर सही मेरा कोई उत्तराधिकारी है तो मान्या बहन जी, अगर सही मेरा कोई सेवा कर सकता है तो मान्या बहन जी। इस पर मान्या बहन जी को विजय प्राप्त हुआ और मान्या बहन जी उस पतरा हॉस्पिटल से उठाकर मानव श्री कांशीराम साहब को दिल्ली के उस C1/11 फ्लैट पर रखकर और मानव श्री कांशीराम साहब का ट्रीटमेंट कराने लगी। और इस मूवमेंट मिशन को चलाने का अगर कोई काम किया तो मान्या बहन जी ने तेजी से करने लगी। साथियों, मान्या बहन जी इस पर कोई नहीं लगा मान्या बहन जी को कि अगर हम विशेष टाइम यहाँ देते हैं तो मेरा मूवमेंट मिशन पीछे चला जाएगा। कहीं न कहीं मानव साहब को देखते हुए इस मूवमेंट मिशन को चलाने का काम मान्या बहन जी कर रही थी। साथियों, हम लोगों के लिए दुखद घटना तब हुआ 9 अक्टूबर 2006 को मानव श्री कांशीराम साहब 2 बजे इस दुनिया में नहीं रहे और चले गए। और साथियों, तमाम हमारे पिता तुल्य लोग इसमें बैठे हैं, सुबह होते होते दिल्ली गए और मानव श्री कांशीराम साहब के अर्थी को जब कंधों पर इन लोगों ने उठाया तो ये नारा लगाया कि धन्य है मानव श्री कांशीराम साहब, तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। सोते हुए कौम को अगर कोई जगाने का काम किया तो मानव श्री कांशीराम साहब ने किया। साथियों, मान्या बहन जी ने जब उस भीड़ को आगे बढ़ी फाड़ते हुए और मान्या बहन जी ने अंतिम मुखाग्नि देने का जब समय आया तो अग्नि को अपने हाथ में लेकर मान्या बहन जी ने कहा कि जो अधिकार एक बेटा को है वही अधिकार एक बेटी को है। और अंतिम मुखाग्नि देने के बाद मान्या बहन जी ने उस भीड़ को संबोधन की और कही कि आज मैं आप लोगों के बीच में शपथ ग्रहण ले रही हूं और कह रही हूं कि आज हम लोगों के बीच में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं हैं, मानव श्री कांशीराम साहब नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में शपथ ग्रहण ले रही हूं इस मूवमेंट और मिशन को चलाने के लिए न तो इस कलाइयों में चूड़ी पहनूंगी, न तो मांग में सिंदूर पहनूंगी, न तो अपना घर बसाऊंगी, न तो अपना परिवार बसाऊंगी। और मान्या बहन जी वहीं से शपथ ग्रहण लेकर निकलती हैं और साथियों इस मूवमेंट मिशन में तेजी से लगती हैं और 6 माह के अंतराल में मान्या बहन जी 13 मई 2007 को पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाती है। 26 जन कल्याणकारी योजना के तहत मान्या बहन जी सरकार चलाती हैं और सरकार चलाने में मान्या बहन जी तमाम हमारे मानव श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के अंतर्गत मान्या बहन जी तमाम ठेला रिक्शा चलाने वाले, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सोच थी कि अगर जो चपरासी भी बन जाता है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूवमेंट और मिशन की बात करेगा, कहीं ना कहीं वो उसका बाल बच्चे ठीक ढंग से जी लेंगे, उसका यापन बढ़िया होगा। तो मान्या बहन जी की उस सोच के अनुरूप सोची कि जो ठेला रिक्शा हमारे समाज के लोग चलाते हैं, सर्वजन समाज में जो गरीब लोग हैं, शहर में चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा दे लेंगे और उन्हें बढ़िया मजदूरी मिलेगी। तो मान्या बहन जी ने उस आशा उम्मीद के साथ मानव श्री कांशीराम साहब बनाकर आवास और सब इन हमारे गरीब सर्वजन समाज के गरीब भाइयों को शहर में अगर कोई बसाने का काम किया तो मान्या बहन जी ने किया। साथ यही नहीं, सावित्री कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, कांशीराम अमर है अमर है अमर है, कांशीराम अमर है अमर है। सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत मान्या बहन जी ने हमारे सर्वजन समाज की बहन बेटियों को देखी कि कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो हमारे बहन बेटियों के लिए 25,000 रुपया और एक साइकिल, जो आज भाजपा कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अगर बेटी पढ़ाने का कोई काम किया तो अपने कार्यकाल में मान्या बहन जी ने किया। बेटी बचाने की बात आ गई, भ्रूण हत्या का कार्यकाल चल रहा था, मान्या बहन जी ने उसी दिन शपथ ग्रहण ली कि जो भी हमारी बहन बेटी अब जन्म लेगी उसके साथ इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। और उसी दिन मान्या बहन जी ने कहा कि जो भी बेटी जन्म लेगी, जो भी बहन जन्म लेगी, उसे 18,000 का LIC होगा और उसे 20 बरस में 1 लाख रुपया मिलेगा। तो इन हमारे तमाम बहन बेटियों को लखपतिया अगर कोई बनाने का काम किया तो मान्या बहन जी ने किया। साथियों यही नहीं, BPL अंत्योदय अन्नपूर्णा कार्ड की व्यवस्थाएं चल रही थी। मान्या बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कराई। सर्वे में मान्या बहन जी को लगा
कि हमारे गरीब दलित पिछड़े उपेक्षित समाज के कमजोर लोग इससे वंचित हैं। माननीय बहन जी ने अपने हिसाब से सर्वे करा के कार्ड लॉन्च कराना चाहिए। लेकिन साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी जाकर हाई कोर्ट पे स्टे और माननीय बहन जी को वहां मात खाना पड़ा। तो साथियों, जो आज विपक्ष कहती है कि आज माननीय बहन जी भाजपा के गोद में है, ये हमको और आपको धोखा देने का काम किया जा रहा है। हमारा आपका परसेंटेज ले लिया जाए। आज भाजपा देख रहे हैं कि कम से कम अपने इस कार्यकाल में 300 से अधिक ज्वाइंट सेक्रेटरी करा दी। जो IAS PCS जो हमारा तमाम मेहनत करने के बाद लोग होते हैं, तो इसको कोई नहीं बता रहे हैं। प्रोफेसर की देख लीजिए, प्रोफेसर में आज हमारा आरक्षण इसलिए खत्म कर दिया गया कि अगर 25-26 नियुक्तियां निकल रही है एक साथ, तो 2-3 करके वो लोग कर रहे हैं कि उसमें आरक्षण ही खत्म हो जाए और धीरे धीरे उसको भर दे रहे हैं। कहीं न कहीं अभी OBC के हमारे तमाम लोग थे। अभी हाई कोर्ट का फैसला आया कि अगर सरकार चुनाव कराना चाहती है तो कहीं न कहीं वो चुनाव करा ले OBC का आरक्षण खत्म करके। आप बताइए कि OBC को इस बात को समझ में नहीं आ रहा है। अगर OBC इस पर विचार कर ले तो कहीं न कहीं मैं बता देना चाहता हूं कि जो आज सरकार दिखाई पड़ रही है, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता में है। तो कहीं न कहीं इस पर विचार और मंथन करने की जरूरत है साथियों। यही नहीं, आप देख लीजिए कि तमाम OBC के ऊपर तमाम व्यवस्थाएं खत्म किया जा रहा है। हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे थे, SC के लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे थे। मुझे जो स्कॉलरशिप मिला था, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जा रहे थे, उस स्कॉलरशिप को भी खत्म कर दिया गया। तो हम और आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। भाजपा हमको और आपको केवल यही बताती है कि आप बसपा में केवल पैसा वसूलते हैं, केवल पैसे की बात करते हैं। लेकिन साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि भाजपा और जो आप और देख रहे हैं, ये सब पार्टियां हमसे और आपसे अधिक पैसा तसीलती है, केवल हमको और आपको धोखा देती है। माननीय बहन जी तो पार्टी को चला लेती हैं और हमारी आपकी लड़ाई लड़ लेती हैं। ये बहुत बड़ी बहादुरी है। और माननीय बहन जी हमको और आपको मजबूत करने के लिए, इन सर्वजन समाज के गरीब भाइयों को मजबूत करने के लिए, उनकी व्यवस्था देने के लिए माननीय बहन जी आजीवन हमारे और आपके बीच में तत्पर हैं। तो हमको और आपको इसको मजबूत करने के लिए बूथ और सेक्टर को हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम माननीय बहन जी को न तो प्राइम मिनिस्टर बना पाएंगे, न तो इस पार्टी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना पाएंगे। तो इसलिए साथियों हमको और आपको मजबूत होने की जरूरत है। और हम बूथ और सेक्टर पर जब मजबूत हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भाजपा और समाजवादी और कांग्रेस किसी की नहीं चलेगी। और जैसे माननीय बहन जी ने 13 मई 2007 की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनाएगी, हम पुनः माननीय बहन जी को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे और जो भी हमारी बिगड़ी बनी है सब बन जाएगी। तो साथियों इस पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। कहीं कोई कमी महसूस होता है, कोई दिक्कत होता है तो हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे अध्यक्ष जी का है, आप लोग कहीं फ़ोन कीजिए। कोई अधिकारी का मामला है तत्काल मैं फ़ोन करता हूँ। इसके लिए आप लोग संकोच मत कीजिए, आप कहेंगे मैं आ भी जाऊँगा। तो इसलिए आप लोगों को मजबूत होने की ज़रूरत है। हम मजबूत जब हम लड़ेंगे, लड़ाई बूथ को बढ़िया दे देंगे तो हम माननीय बहन जी को सब कुछ बना लेंगे, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। तमाम हमारे नौजवान साथी हैं जाके इलाहाबाद और बॉम्बे दिल्ली तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते करते इनका उम्र चला गया, एक भी वैकेंसी नहीं निकली। अगर ये परीक्षा देते, पास होते या फेल होते तो ये एहसास होता कि अभी मुझे और कितना पढ़ना है। जब वो परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो फिर वो एहसास क्या करेंगे कि अब हम कितना और तैयारी करें कि हम नौकरी पाएंगे। तो इसलिए इस सब पर विचार करने के लिए आप लोग कीजिए। और कोई जो कमियां आती हैं, और ये रसीद वाला है, इस पर कोई संकोच आप लोग मत कीजिए। रसीद को जो है कि आप लोग सदस्य बनिए और बनाइए और आप इसमें इसी के साथ आए हुए सभी हमारे तमाम साथी, सेक्टर बूथ, नौजवान साथी, सभी को अपने इस दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।